हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इम्पॉसिबिलिटी। आई नो हैवी साउंड कर रहा है पर हम इसे आपके लिए सिंप्लीफाई करने ही तो आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो ऐसे है कि हम पहले देखेंगे कि इसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं या इम्पॉसिबिलिटी, और फिर हम पेरेट की लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। उसके बाद हम उससे अराइज होने वाले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जैसे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम सेक्शन 56 का जूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस देखेंगे कि क्या रैशनल है जिसकी वजह से इस प्रोविजन को लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद इंग्लिश लॉ और उससे अराइज होने वाले केसेस जो है। फिर हम देखेंगे कि इंडियन स्टैंस क्या बोलता है और उसके की केसेस क्या है। फिर हम देखेंगे फिजिकल, लीगल और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी क्या है और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का टेस्ट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही है या इम्पॉसिबिलिटी है। तो इंग्लिश लॉ में इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जबकि सेक्शन 56 जो टर्म यूज करता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो है इम्पॉसिबिलिटी। अब फ्रस्ट्रेशन है क्या? तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस का अराइज हो जाना जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए, and the occurrence of which is beyond the control of either party। कि जिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हुई है वो पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन करता क्या है? फ्रस्ट्रेशन किल्स द कॉन्ट्रैक्ट, और इसका इफेक्ट ये है कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज हो जाती हैं। अब सेक्शन 56 की जब हम बात करेंगे तो 56 को समझने से पहले हमें कुछ और प्रोविजंस को समझना पड़ेगा, जिससे जिन्हें समझने के बाद आपका 56 को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ये इट इज काइंड ऑफ अ स्टोरी। आप इसको स्टोरी फॉर्म में समझेंगे तो ज्यादा आपके लिए सहूलियत रहेगी। तो देखिए, जैसे पहला प्रोविजन है सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कि पार्टीज की क्या ऑब्लिगेशन है जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो अब देखें, इसकी लैंग्वेज पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं इंसिस्ट करूंगी कि पेरेट की लैंग्वेज को जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे आपके लिए उतना इजी होगा उसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो अब इस प्रोविजन में देखें इन्होंने क्या टर्म्स यूज किए हैं। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट must either perform or offer to perform their respective promises। अब ये है इसका पार्ट वन। ये एक ऑब्लिगेशन डालता है पार्टीज पर जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की हैं, जिन्होंने कुछ टर्म से अग्री किया है कि अब अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है उसे उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दे मस्ट परफॉर्म their part of the contract, the terms to which they agree। लेकिन उसी के साथ ये एक इसका सेकेंड पार्ट भी है जो कहता है अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ। तो ये कहता है कि अगर वो परफॉर्मेंस को डिस्पेंस किया जा चुका है या एक्सक्यूज किया जा चुका है इस ही एक्ट के प्रोविजंस के तहत, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी प्रोविजन के तहत या किसी अदर लॉ के तहत, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टीज ने बनाया है तो देखिए परफॉर्म तो उन्हें करना पड़ेगा। ये तो मैंडेटरी है कि परफॉर्म करेंगे, वो ऑब्लिगेशन है उनकी। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं या तो इस एक्ट की प्रोविजन के अंडर या किसी और लॉ की प्रोविजन के अंडर कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से उनको डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है, तब उनके लिए उनको वो परफॉर्मेंस करना जरूरी नहीं होगा। तो ये है इसका पार्ट वन और ये है इसका पार्ट टू। तो पार्ट वन जो है ना, इट इज काइंड ऑफ पुटिंग एन ऑब्लिगेशन ऑन पार्टीज, और ये है एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब आपको परफॉर्म करना ही है। और ये है उसका एक्सेप्शन कि कुछ सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसे अराइज हो गए हैं कि डिस्चार्ज किया जा सकता है पार्टीज को, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उसकी परफॉर्मेंस से हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। अब सेकंड जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 2H, जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है और ये कहता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
तो कोई ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्म कहीं पर यूज किया गया है नेक्स्ट किसी प्रोविजन में जब हम पढ़ेंगे, जैसे हम सेक्शन 56 में ही देखेंगे कि अगर वहां कॉन्ट्रैक्ट यूज किया गया है तो वहां इम्प्लाइड है कि वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा ही। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 2J, जो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा है इसका मतलब एनफोर्सिएबल बाय लॉ तो है ही वो। एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है, जब वो वॉइड हो जाए तब क्या। तो ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाए ना, कि लॉ लॉ अब उसको एनफोर्स कर ही नहीं सकता है, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है, तो वो वॉइड हो जाएगा। और void कब होगा? when it ceases to be enforceable by law। तो it sort of provides a time frame, time period कि जब वो लॉ से एनफोर्स होना बंद हो जाए तो वो void हो जाएगा। अब देखिए, अब सेक्शन 56 पर आते हैं। अब सेक्शन 56 में है 3 पैराग्राफ। पहला ये, फिर ये, और ये। पहला हम इसको लेंगे पार्ट 1, पैराग्राफ 1 करके हम इसको बोलेंगे, फिर ये पैराग्राफ 2, ये पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 1 आप देखेंगे जो कहता है अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो अब देखिए, ये टर्म यूज करता है अग्रीमेंट, और कहता है एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। किसी ऐसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कोई अग्रीमेंट जब किया गया हो जो खुद में ही इम्पॉसिबल हो करनी। जैसे कोई ए एक पार्टी है, वो बी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रेड फोर्ट बेच दूंगा, लेकिन ये पॉसिबल तो थोड़ी थोड़ी ना है। इट इज एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, तो वो वॉइड हुआ। और जब शुरू से ही कोई एक्ट इम्पॉसिबल होना करना, परफॉर्म करना, तो वो होगा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। तो सेक्शन 56 का पैरा 1 बात करता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की। अब देखिए सेक्शन 56 का पैराग्राफ 2 देखते हैं, जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो अब ये टर्म यूज करता है कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट है तो एनफोर्सिबल बाय लॉ उसमें इम्प्लाइड है। कोई ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो भाई परफेक्टली वैलिड है, परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद वो इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करना, और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट, किसी इवेंट की वजह से। और वो इवेंट है ऐसा जो प्रोमिसर भी प्रिवेंट नहीं कर सकता, यानी कि पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो वो अनलॉफुल हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए, वो वॉइड बन जाएगा। अब वॉइड कब होगा? व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो जैसे ये सिमिलर लैंग्वेज ही हमने सेक्शन 2J में देखी थी ना, कि जब वो लॉ से एनफोर्स होना बंद हो जाए वो तभी वॉइड हो जाएगा। सिमिलर ही यहाँ पर है कि व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ बात करता है सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की। अब सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से क्यों कहा? क्योंकि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, परफेक्टली वैलिड था, एनफोर्सिबल बाय लॉ था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज हुए जो पार्टीज की कंट्रोल के भी बियॉन्ड थे। अब उनका परफॉर्म किया जाना उस कॉन्ट्रैक्ट का इम्पॉसिबल हो गया है या अनलॉफुल हो गया है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसके लिए इसको बोला सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब तीसरा पैराग्राफ इसका बात करता है कॉम्पनसेशन के लिए। तो जैसे देखें, यहाँ हमने पढ़ा, इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो सुपरवीनिंग इवेंट हुआ है ना, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हुआ है, वो प्रोमिसर के कंट्रोल के बियॉन्ड था। प्रोमिसर उस इवेंट को प्रिवेंट कर ही नहीं सकता था। लेकिन इस पैराग्राफ में यदि आप देखेंगे ना, तो चलिए पढ़ते हैं। वेयर वन पर्सन हैज प्रोमिस्ड टू डू समथिंग विच ही न्यू, तो जो प्रॉमिस करता है वो प्रोमिसर, विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन। तो प्रोमिसर को या तो नॉलेज थी या वो रीजनेबल डिलीजेंस से पता कर सकता था।
और प्रोमिसी को आइडिया ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, कि प्रोमिसर ने जो प्रॉमिस किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर किए हैं, प्रोमिसर को आइडिया था, अंदाजा था, उसको नॉलेज थी, या वो पता कर सकता था कि ये एक्ट इम्पॉसिबल होने वाला है या अनलॉफुल होने वाला है, लेकिन प्रोमिसी को नहीं पता था, डिड नॉट नो। तो सच प्रोमिसर मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू सच प्रोमिसी। तो अब प्रोमिसर को प्रोमिसी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, उसने जो जो लॉसेस उसके उसको हुए, या फिर जो लॉस उसने सस्टेन किए नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो लॉस उसने सस्टेन किए, प्रोमिसर को वो लॉस उसको एज कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अब इन दोनों पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, यहाँ पार्टीज को नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रोमिसर को आइडिया था। यहाँ प्रोमिसर को नहीं पता था जब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का केस था, लेकिन इस केस में प्रोमिसर को पता था, नॉलेज थी, या वो पता कर सकता था कि परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ सुपरवीनिंग इवेंट। और जब उसको नॉलेज थी तो अब, और उसने बताया नहीं प्रोमिसी को और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा। तो ये है सेक्शन 56 का बैरेक लैंग्वेज। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने इनिशियल सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को थोड़ा डिफाइन कर दिया है, हालांकि आपको समझ आ गया होगा पिछली स्लाइड से, फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है अग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल टू डू फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, जो शुरू से ही इम्पॉसिबल हो करना। कि हम बोलेंगे तुम्हें चांद पर जमीन बेच देंगे, तो वो इम्पॉसिबल एक्ट है ना, इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ। अब दूसरा है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टर्म यूज किया है, इनिशियल के लिए अग्रीमेंट यूज किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल इन द बिगिनिंग, कि शुरू में तो इन्फोर्सेबल था, हाउएवर सब्सीक्वेंटली वो वॉइड हो गया, बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो वॉइड हो गया। तो ये इनिशियल और सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस क्या है, क्या रैशनल है जिसकी वजह से ये लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है सेक्शन 56। तो पहला, ये देखिए, ये दो लैटिन मैगजिम्स है। आई नो लैंग्वेज क्लासी है लेकिन कॉन्सेप्ट देसी है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो ये कहता है लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल। तो इट्स सिंपल है, इट्स अ नो ब्रेनर कि जो इम्पॉसिबल है लॉ उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। और दूसरा कहता है कि एन इम्पॉसिबल एक्ट डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन और कॉज ऑफ एक्शन। तो ये भी सिंपल है कि एक तो लॉ इम्पॉसिबल चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, देखें, डज नॉट रिकॉग्नाइज। और जो एक्ट इम्पॉसिबल है वो कोई ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये इसका पीछे का रैशनल है कि जब एक्ट ही इम्पॉसिबल है तो लॉ रिकॉग्नाइज करेगा नहीं, और इम्पॉसिबल है तो कोई ऑब्लिगेशन है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं क्रिएट होगा। अब हम देखेंगे इंग्लिश लॉ का क्या स्टैंस है, इंग्लिश लॉ क्या कहता है। तो देखिए इनिशियली, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है, कॉमन लॉ से, 1872 का ये लॉ है। और उसके पहले कॉमन लॉ जब हुआ करता था तो हमने उसी से इंस्पायर होके अपना लॉ ये ड्राफ्ट किया। अब देखें इन इंग्लिश लॉ क्या कहता है। तो इनिशियली वहां थी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। अब थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट प्रोपाउंड की गई थी इस केस में, पैराडिन वर्सेस जेन, 1674 की ये जजमेंट है। और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाया गया है तो अब उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इट हैज टू बी परफॉर्म्ड under any circumstances whatsoever. So no matter the circumstances, a contract once made has to be performed. So once a contract, always a contract. ये कहता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। अब लेकिन आप देखें ये कॉन्सेप्ट बहुत रिजिड नहीं है, जबकि लॉ का रिजिड होना इज नॉट कॉन्ड्यूसिव टू गुड गवर्नेंस। सो ये जरूरत महसूस हुई कि आप देखें अब बहुत रिजिड ये लॉ हो गया है, अब हमें इसको मॉडिफाई करके थोड़ा ईज कर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं कुछ, जो कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन को ही अपसेट कर दे, और जिसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना ही इम्पॉसिबल हो जाए। और इसी जरूरत के चलते ये लॉ को मॉडिफाई किया गया। अब मॉडिफाई कर
किया गया किसमें, 1863 का ये जजमेंट है, टेलर वर्सेस वर्सेस कैल्विन। अब यहाँ पे फॉर्मुलेट हुआ थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आया एज एन एक्सेप्शन टू द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। सो पहले क्या था, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये आया इसका एज एक्सेप्शन थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म किया जाना इम्पॉसिबल हो गया है ड्यू टू सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस, तो और वो भी पार्टीज के डिफॉल्ट के बिना, तो आप उसको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ये इस केस में कहा गया। तो इंग्लिश लॉ यही है कि इनिशियली देयर इज दिस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, but it was way too rigid, so a need was felt to ease it a bit. तो टेलर वर्सेस कैलवेल में फिर थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया। अब देखिए इंडियन लॉ क्या कहता है इस पर। अब इंडियन लॉ का अभी जब हमने सेक्शन 37 पढ़ा था ना पीछे, सेक्शन 37 पढ़ा हमने, उसके बाद हमने 56 पर स्विच किया। तो 37 क्या बोलता था, 37 कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार कर लिया गया है तो देखें अब उसको परफॉर्म करना तो पड़ेगा, और वो क्या टर्म यूज करता है, मस्ट, या कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो और लेकिन सेकंड पार्ट में ही वो उसकी बोलता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर नहीं परफॉर्म किया जा सकता तो डिस्चार्ज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस से डिस्पेंस कर सकते हैं पार्टीज को। तो देखिए इंडियन लॉ तो अप्रिशिएट करता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट को भी एज वेल एज सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को भी। तो हमने तो शुरू से ही अपने लॉ को इतना फेयर और रीजनेबल बनाया था कि ये दोनों ही थ्योरीज को कवर कर देता है, कि हम कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी को भी मेंटेन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया है तो अब उसे परफॉर्म किया जाए, और हम उस सिचुएशन को भी कंसिडर करेंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म किया जाना ही इम्पॉसिबल हो जाए, है ना। तो हमारे लॉ में तो दोनों थ्योरीज का ग्लिम्स है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का भी, और हमारा लॉ सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को भी अफर्म करता है एक एक ही स्टैट्यूट में। अब केसेस हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनेरम कांगुर, ये 1954 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब ब्रीफ में इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि ए ने अग्री किया एक प्लॉट खरीदने के लिए फ्रॉम बी, और बी क्या करता है, बी एक हाउसिंग स्कीम डेवलप कर रहा था, और उसने कुछ पार्ट ऐसे अर्नेस्ट मनी टाइप वो पेमेंट एडवांस में दे दी, और बाकी का पेमेंट देना था उसको डेवलपमेंट के बाद, जैसे किसी भी हाउसिंग स्कीम में रोड या ड्रेन्स डेवलप किए जाते हैं, तो इन सब के डेवलपमेंट के बाद ए को बाकी प्राइस देना था। अब ये क्या था, ये थी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 2 की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टेम्पररीली उस लैंड को अक्वायर कर लिया फॉर सम पर्पस, कुछ यूज करना होगा, तो गवर्नमेंट टेम्पररीली सॉरी टेम्पररीली रिक्विजिशनड द लैंड। अब इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट का जो वर्क था वो डिले हो गया। अब जब डिले हो गया तो डेवलपर्स जो हाउसिंग स्कीम्स के थे उन्होंने बोला कि देखिए जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल, और उन्होंने ये ऑफर किया कि हम वो अर्नेस्ट मनी जो उन्होंने दिया है ऑलरेडी, जो अमाउंट पेड कर चुके हैं उसको रिफंड कर देते हैं। लेकिन ए नहीं माना, क्योंकि ए ने तो ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया होगा उस प्लॉट को खरीदने के बाद में भी। तो अब ए ने मना कर दिया और ये केस जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट में जब केस जाता है तो दो इशू अराइज होते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है, और इम्पॉसिबल हो गई है तो जब ये वाला क्वेश्चन इशू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था ना कोर्ट, तो तब उन्होंने देखा, तब कुछ और चीजें सामने आई, जिससे कि इम्पॉसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है अंडर सेक्शन 56 वो फिजिकल और लीगल इम्पॉसिबिलिटी को तो कवर करता है, पर क्या वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी उसी में कवर हो जाएगा। तो फिर ये सेकंड इशू अराइज हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा इस केस में, या सेक्शन 56 कॉम्प्रिहेंसिव है, वाइड है इस फैक्ट्स के केस से डील करने के लिए। तो अब कोर्ट ने बोला अभी प्रैक्टिकल फिजिकल और लीगल इम्पॉसिबिलिटी का हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। ये बस मैं स्टार्टर्स के लिए अभी आपको बता रही हूँ कि इशू क्या क्या राइज हुए थे।
अब देखिए कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा कि ये केवल एक टेम्पररी रिक्विजिशन है ऑफ लैंड, और ये कॉन्ट्रैक्ट के कोर पर्पस को डिस्ट्रॉय नहीं करता। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बस डिले हो जाएगा, कि वो डेवलपमेंट करना और फिर वो डिलीवरी ऑफ पोजीशन डिले हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैसा ही है। So since the agreement could still be performed, because will it only caused delay because of the requisition, but the contract could still be performed once requisition ended. जब requisition end हो जाएगा तो contract फिर perform किया जाएगा, तो contract frustrate नहीं हुआ है, it was not frustrated। अब सेकेंड इशू की जब बात आती है तो सेक्शन 50, तो कोर्ट कहता है कि सेक्शन 56 इज अ कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेन्ड प्रोविजन, और ये ना सिर्फ कवर करता है फिजिकल लीगल इम्पॉसिबिलिटी को, बल्कि उन सभी सिचुएशंस को भी जहां कॉन्ट्रैक्ट को लीगली और फिजिकली परफॉर्म किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि अब परफॉर्म करना ना इम्प्रैक्टिकल और यूजलेस हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस को देखते हुए। जैसे यहाँ उन्होंने हाउसिंग स्कीम डेवलप करी थी, वो डेवलपमेंट उनको करना था, पार्टी को फिर डिलीवरी ऑफ पोजीशन देनी थी, लेकिन वॉर की सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने अक्वायर कर लिया वो लैंड टेम्पररी कुछ पर्पस के लिए। तो फिजिकल डेवलप तो वो कर सकते हैं, कोई लीगल इम्पेडिमेंट भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है, वो भी जाएगा तो रह थोड़ी ना पाएंगे वहां पे, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो भी, तो फिलहाल के लिए वो डिले जरूर हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सस्टेन करता है, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस डिबेट नहीं हुआ है, फाउंडेशन उसकी अभी भी वैसे ही है, इंटैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होता कब है, जब सुपरवीनिंग इवेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रैक्टिकल कर दे रियल सेंस में, और उसके फाउंडेशन को ही डिफीट कर दे। अब यहाँ क्या था, उसको प्लॉट खरीद लिया उसने, फिर उसको वहां डेवलप होने के बाद जो भी वो उसमें घर बनाए कुछ करे रहना था, लेकिन वो तो अभी भी कर सकता है ना, डेवलपमेंट भी हो सकता है, बस ये है थोड़ा डिले से होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो इंटैक्ट है, फाउंडेशन उसका इंटैक्ट है। तो यहाँ कोर्ट ने बोला कि यहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज रहेगा, बस इट्स जस्ट दैट इट विल कॉज सम डिले वो एक्विजिशन की वजह से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इस केस का। आप देखते हैं कि फिजिकल लीगल और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी आखिर क्या है। तो देखिए, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि जब फिजिकल रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया जा सके, जैसे इसका एग्जांपल है कि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। अब मान लिया कि कोई बिल्डिंग हायर करी गई थी, ऐसे रेंट पर ली गई थी कोई कॉन्सर्ट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जिस बिल्डिंग में वो कॉन्सर्ट होना था वो बिल्डिंग ही जल गई। अब जब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हुआ, फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया फिर परफॉर्म करना। और दूसरा है लीगल इम्पॉसिबिलिटी, की जब चेंज इन लॉ से, कि लॉ में कोई चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने लीगल पॉलिसीज कुछ चेंज कर दी हैं, तो अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना अनलॉफुल हो गया। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हम इस जमीन के ऊपर जितने भी पेड़ हैं हम उनको काट लेंगे, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी पर्पस के लिए, उनको वो पेड़ यूज करने थे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो गया, लॉ में चेंज हो गया कि अब पेड़ काटना बैन हो गया, तो आप वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो लीगल इम्पॉसिबिलिटी है। तीसरा है प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, जो कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आया ये सत्यव्रत घोष के केस में, और कोर्ट ने बोला कि हमारा लॉ इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि फिजिकल लीगल के साथ प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी को भी कवर करता है, तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी वैसे एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, पर अब क्योंकि सेक्शन 56 में भी है तो अब इंडियन कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो अब परफॉर्मेंस जब टेक्निकली पॉसिबल, लेकिन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि वो परफॉर्मेंस मीनिंगलेस हो गया है, पर्पसलेस हो गया है, कोई सेंस बचा नहीं है उस परफॉर्म करने का। या फिर अब इसका एग्जाम्पल ये है कि भाई जैसे केस में हमने देखा, हालांकि उसमें प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई हुई नहीं थी, लेकिन वही था कि जब गवर्नमेंट ने टेम्पररी किसी पर्पस के लिए वो जमीन ली है, तो परफॉर्मेंस बस डिले हुआ है, पर्पसलेस नहीं हुआ। अब इसका टेस्ट क्या है प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का। अब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का टेस्ट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट का रूट ही डिस्ट्रॉय हो जाए, कि जो इवेंट हुआ है ना, सुपरवीनिंग जो इवेंट है,
सुपर मीनिंग था। तो मेन पर्पस ही अग्रीमेंट का खत्म हो गया है, वही नहीं बचा। ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे वही डिफीट हो गया है। तो परफॉर्मेंस दो पॉसिबल नो लॉन्गर अचीव्स व्हाट बोथ पार्टीज इंटेंडेड। के परफॉर्मेंस तो पॉसिबल है लेकिन जो पार्टीज ने इंटेंट किया था वो तो अचीव नहीं कर पाएंगे। तीसरा है कि अगर होता भी है तो परफॉर्मेंस वुड बी फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। तो मेन ना आप इसका ये देखेंगे, आप एक क्वेश्चन पूछेंगे जब भी कभी आपके सामने कोई केस होगा जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का जो फाउंडेशन है वही डिस्टर्ब हो गया है उस इवेंट की वजह से। जो इवेंट हुआ है जिसको सुपरवीनिंग इवेंट बोला जा रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन जो कोर है वो रूट ही खत्म कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का। तब वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी में आएगा और अब उसको परफॉर्म किया जाना फिजिकली लीगली पॉसिबल है लेकिन यूजलेस बन गया। अब कोई सेंस ही नहीं बचा है उसको परफॉर्म करने का। जैसे ये कोर्ट ने जब यहाँ बोला ना सत्यव्रत में कि सुपरवीनिंग इवेंट ने अब उस परफॉर्मेंस को इम्प्रैक्टिकल कर दिया है रियल सेंस में और उसकी फाउंडेशन ही डिफीट कर दी है। तो यही टेस्ट है प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का कि फाउंडेशन ही डिस्टर्ब हो गया है तो कोई सेंस ही नहीं बचा, पर्पसलेस हो गया है परफॉर्म करना। और इसका एक एग्जांपल है ये क्रेल वर्सेस हेनरी का केस 1903 का। इसमें क्या था, प्लेंटिफ एक अपार्टमेंट को रेंट करता है किस पर्पस के लिए, किंग के कोरोनेशन प्रोसेशन को विटनेस करने के लिए। पर क्या होता है कि कुछ प्रोसेशन से एक दो दिन पहले किंग बीमार हो गए तो अब प्रोसेशन कैंसिल हो गया। तो देखिए, अब प्लेंटिफ उस रेंटेड अपार्टमेंट में अभी भी अपना स्टे कंटिन्यू कर सकता है, पर जब स्टे कंटिन्यू करने का पर्पस ही डिफीट हो गया कि उसने प्रोसेशन के लिए किंग के प्रोसेशन को विटनेस करने के लिए वो अपार्टमेंट रेंट किया था, तो वो ऑब्जेक्ट डिफीट हो गया ना। अब तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। तो देखिए, पर्पस था किंग का प्रोसेशन देखना, वो पर्पस हो गया है डिफीट। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया फ्रस्ट्रेट। ये एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का। अदरवाइज वो उस अपार्टमेंट में अभी भी रह सकता है, रेंट तो किया ही है उसने वो खुद के लिए, लेकिन जिस पर्पस के लिए रेंट किया था वही खत्म हो गया। तो अब पर्पस, जब ऑब्जेक्ट डिफीट हो गया तो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी का, ये उसका टेस्ट था और एग्जाम्पल। अब आपने अपना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।